जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? जब किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। देखिए, यदि मान लीजिए कि आप रोटी खा रहे हैं तो आपको पहली रोटी कैसी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी, तो उससे आपको ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। दूसरी रोटी खाएंगे तो कम अच्छी लगेगी, उससे आपको कम उपयोगिता मिलेगी। अब आप केवल 3 ही रोटी मतलब 2 ही रोटी खाते हैं, तब भी आप तीसरी रोटी और आपको ज़बरदस्ती खिलाई जाए तो आपको उपयोगिता कितनी मिलेगी? 0। इसके बाद भी आपको ज़बरदस्ती एक और रोटी खिला दी जाए तो आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, यानी आपकी उपयोगिता कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। ये तो हुई सीमांत उपयोगिता की बात। कुल उपयोगिता का अर्थ होता है, जैसे सीमांत उपयोगिता 10 है, पहली से 10 है, पहली और दूसरी से कितनी होगी? 15, दूसरी और तीसरी से भी 15 और तीसरी और चौथी से 10। तो जोड़ कर हम क्या करेंगे? कुल उपयोगिता निकालेंगे। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। बोल्डिंग की परिभाषा है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं का उपभोग स्थिर रखकर किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, आपने रोटी का उपभोग बढ़ाया था, तो परिवर्तनशील वस्तु यानी रोटी की उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। अब इसे हम तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट करेंगे। तालिका आपने देख ही ली, रेखा चित्र में आप देखिए सीमांत उपयोगिता पहले घट रही है, फिर शून्य हो गई है और फिर ऋणात्मक हो गई है। तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता घट रही है, फिर शून्य हो गई है और उसके बाद ऋणात्मक हो गई है। कुल उपयोगिता को हम देखें तो पहले तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, फिर स्थिर हो गई है और इसके बाद जो है वो घट रही है। तो ये बढ़ रही है, ये स्थिर हो गई है और फिर घट रही है। जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य है। जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे रोटी की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को समझाइए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला पहला तत्व है स्थानापन्न वस्तु। जैसे आपको चाय पीने ना मिले तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी पीने ना मिले तो आप चाय पी सकते हैं, यानी ये एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो इनकी मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है तो उसकी मांग कैसी होगी? लोचदार होगी, क्योंकि एक ना मिले तो दूसरे का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप ऐसी वस्तु का उपयोग करते हैं जिसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं है, वह एक ही वस्तु मिलती है, तो फिर उसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार होगी। अब ये बेलोचदार और प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सरल हैं, आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक रबर है, वो क्या हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, तो लोचदार है। लोहे की छड़ है तो जितनी है उतनी ही रहेगी, तो बेलोचदार। चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पियेंगे, यानी लोचदार है ना, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी। लेकिन मान लीजिए कि दवाई है, उसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार होगी, क्योंकि आप उसके बदले किसी दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। व्यय की राशि यानी यदि किसी वस्तु पर आप अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करते हैं तो उसकी मांग कैसी होगी?
बेलोचदार होगी। क्यों होगी बेलोचदार? क्योंकि आप आय का बड़ा भाग खर्च कर रहे हैं। यदि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो जिन पर आप अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, और जिन पर आप आय का छोटा भाग खर्च करते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। जैसे नमक की कीमत बढ़ भी जाए तब भी आप उतना ही खरीदेंगे, क्योंकि आय का आप छोटा सा भाग उस पर खर्च करते हैं। फिर है वस्तु का स्वभाव। जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जैसे कि दवाई, तो उसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार, न कम होगी न ज़्यादा। लेकिन आरामदायक वस्तु है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, तो इनकी विलासिता की वस्तुएं हैं, तो इनकी मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। जब ये सस्ती मिलेगी तभी आप इनकी मांग को बढ़ाएंगे। तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग कैसी होती है? लोचदार। पूरक, यदि हम कम व्यय करें तो मांग लोचदार, और ज़्यादा व्यय करें तो बेलोचदार। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार, और विलासिता और आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका स्कूल खुला है और आपका स्कूल बैग जो है वो फटा हुआ है, लेकिन आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप या तो बैग खरीद सकते हैं या किताब खरीद सकते हैं, तो आप सोचेंगे किताब खरीद लेते हैं, बैग बाद में खरीद लेंगे। तो जिसका उपभोग स्थगित किया जा सकता है उसकी मांग कैसी होती है? लोचदार। और जिसका उपभोग स्थगित नहीं किया जा सकता उसकी मांग कैसी होती है? बेलोचदार। जैसे दवाई है तो आप तो उसे ज़रूर खरीदेंगे, तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी? बेलोचदार। उसके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, यानी जैसे बिजली है, बिजली को आप कूलर, फ्रिज, हीटर सभी चीज़ें चला सकते हैं, तो जिसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं वह वस्तु की मांग कैसी होती है? लोचदार। और एक ही प्रयोग है तो बेलोचदार। संयुक्त मांग, जैसे कि मान लेते हैं डबल रोटी को आप मक्खन के साथ ही खाएंगे, सिगरेट को आप दिया सलाई के साथ यूज़ करेंगे, तो इनकी मांग कैसी होगी? दोनों वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी। उदासीनता वक्रों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तो उदासीनता वक्र क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 2 कचौड़ी और 2 समोसे खा सकते हैं। अब आप 2 कचौड़ी खा रहे हैं और 2 समोसे खा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप समोसे का उपभोग बढ़ाएं, तो क्या पैसे तो उतने ही हैं, तो आपको कचौड़ी के उपभोग को कम करना होगा। आप चाहते हैं कचौड़ी के उपभोग को बढ़ाएं, तो आपको समोसे के उपभोग को कम करना होगा। तो इसके ये जो संयोग हैं ABC, इन संयोगों को मिलाकर हम जो एक रेखा बनाएंगे, वक्र बनाएंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र क्या होता है? यह 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिनमें कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि आप चाहे आप 2 समोसे खा लें, 2 कचौड़ी खा लें, या 3 कचौड़ी खा लें, 1 समोसा खा लें, आपको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। PK साहू ने परिभाषा दी है कि यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु है जिनके बीच तटस्थता, यानी वह उदासीन रहता है, उसे समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वह उदासीन रहता है उपभोक्ता। अब इसकी विशेषता है, पहला, उदासीनता वक्र जो होता है वो दाएं से बाएं ढालू होता है, बाएं से दाएं ढालू होता है। यह मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। यह इसके जो सभी बिंदु होते हैं वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसके बाद जो उच्च उदासीनता वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। उदासीनता वक्र जो होते हैं वो ना तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ना ही एक दूसरे को काटते हैं। उदासीनता वक्र संयोगों पर ही, 2 वस्तुओं के संयोगों पर ही बने होते हैं, यानी आप कचौड़ी समोसा 2 वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे, उससे अधिक वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे। उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। पहला अपवाद है कि दुर्लभ और अप्राप्य वस्तुओं के संग्रह पर यह नियम लागू नहीं होता।
दुर्लभ यानी ऐसी वस्तु जैसे कोहिनूर हीरा है, तो वो विश्व में क्या है, दुर्लभ है। तो ऐसी वस्तुएं जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं तो अगली दुर्लभ वस्तु पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं है। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है कि आप एक वस्तु, ये पहली रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी उससे कम, तीसरी उससे कम, चौथी उससे कम अच्छी लगेगी। लेकिन दुर्लभ वस्तु एक कोहिनूर हीरा मिल गया तो अगला कोहिनूर हीरा आप प्राप्त करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु है। तो दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अब मादक पदार्थ, एक शराबी व्यक्ति है जो शराब पीता है, तो जब वो शराब पीता है तो उसका जो विवेक है वो काम नहीं करता। जब विवेक काम नहीं करता तो उसको हर अगले प्याले की उपयोगिता क्या होती है, घटने की बजाय बढ़ने लगती है। जबकि उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, घटना चाहिए, लेकिन उसे तो हर अगले प्याले की उपयोगिता बढ़ रही है, यानी यहाँ उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अपवाद का मतलब है कि उपयोगिता ह्रास नियम कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता। छोटी इकाइयों पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपने 4 दिन से पानी नहीं पिया है और आपको पानी की केवल 1 बूंद मिले, तो अगली बूंद की उपयोगिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगली बूंद की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक पानी नहीं मिला था आप सहन कर रहे थे, लेकिन अब जब आपको 1 बूंद पानी मिला है तो अब आपसे सहन नहीं होगा, अगली बूंद पानी पीने की इच्छा अत्यधिक बढ़ जाएगी। जबकि उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, उपयोगिता घटना चाहिए, जबकि यहाँ बढ़ रही है। इसलिए यह नियम, उपयोगिता ह्रास नियम छोटी इकाइयों पर लागू नहीं होता। फिर अच्छी कविता और मधुर संगीत, जो गाना जो है आपको पसंद होता है, वो गाना आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो हर पहली बार जब आपने सुना था तो आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आया, जब दूसरी बार सुनेंगे अर्थ समझ में आएगा तो आप उसको बार बार सुनना चाहेंगे। तो अच्छी कविता और मधुर संगीत पर यह नियम लागू नहीं होता। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में, जब शुरू में आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपकी मम्मी आपको छोटी सी रोटी बना कर दें, तो अगली रोटी खाने की उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप छोटी छोटी बहुत सारी रोटियां खा लेंगे तो फिर आपको उपयोगिता क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो प्रारंभिक अवस्था में यह नियम लागू नहीं होता। अब एक व्यक्ति जो है वो कंजूस है, तो उस कंजूस व्यक्ति को आप कितने भी पैसे दे दीजिए, क्या वो मना करेगा कि आप पैसे नहीं चाहिए? कि उसके कंजूस है, उसको धन संग्रह की बहुत अधिक इच्छा होती है, तो हर अगली इकाई से उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है, घटने के स्थान पर बढ़ती जाती है। तो एक बहुत छोटी सी बात याद रखना है कि हर पॉइंट के अंत में आएगा कि इससे उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ने लगती है, यह आप सबके अंत में लिखेंगे। मांग की कीमत लोच की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग की कीमत लोच जो है, पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग का अर्थ होता है कि जो मांग है वो तो इतनी है, वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है, जबकि वस्तु की मांग कभी इतनी होती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी से हम पूर्णतया लोचदार मांग बना लेंगे कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर मांग में, ये जो मांग है वो कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। तो मांग में भारी परिवर्तन होता है तो उसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर मांग में भारी परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्षतः लोचदार मांग, सापेक्षतः लोचदार का अर्थ है कि अधिक लोचदार। सापेक्ष शब्द की जगह आप क्या याद रखेंगे, लिखेंगे तो सापेक्षता, लेकिन दिमाग में रखेंगे अधिक लोचदार, यानी कीमत में जो है वो इतना परिवर्तन हुआ है और मांग में परिवर्तन अधिक हुआ है। तो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष लोचदार मांग। ये है कीमत में तो केवल इतना सा परिवर्तन हुआ और मांग में अधिक परिवर्तन हो गया, तो हमने इसे क्या कहा, सापेक्ष लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग मतलब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है,
मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। कीमत और मांग में जब बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार। इतना ही कीमत में परिवर्तन हुआ, इतना ही मांग में परिवर्तन हुआ, यानी जब कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन, ये देखिए कीमत में जितना परिवर्तन हुआ मांग में भी उतना ही परिवर्तन हुआ, तो इसे हमने क्या कहा, इकाई लोचदार मांग। फिर है आपका सापेक्ष लोचदार, सापेक्ष बेलोचदार। तो सापेक्षता का अर्थ आपको क्या याद रखना है, अधिक बेलोचदार। तो कौन सी चीज़ बेलोचदार है, मांग। तो मांग अधिक बेलोचदार है। यहाँ पर अधिक बेलोचदार, जैसे ये है रॉड है तो ये बेलोचदार है। अधिक बेलोचदार मतलब इसमें लोच कम है। तो सापेक्षता बेलोचदार का मतलब क्या है, लोच कम है। तो लोच कम है यानी कीमत में तो इतना परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ। यानी कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में जब कम परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के अनुपात की अपेक्षा मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सापेक्षता बेलोचदार। बेलोचदार मतलब वस्तु में लोच नहीं है, कम लोच है। तो ये आपका बेसिक चित्र हुआ। कीमत कम हुई इतनी और मांग जो है बढ़ी केवल इतनी सी। तो कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष बेलोचदार। फिर है पूर्णतः बेलोचदार, यानी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कीमत जो है पहले इतनी थी, बढ़ गई, घट गई, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसमें कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो अब आप इसका चित्र कैसे बनाएंगे उसे ध्यान से देखिए। पूर्णतः बेलोचदार यानी लोच जो है नहीं है, यानी कीमत पूर्णतः बेलोचदार का मतलब है ये जो मांग है इसमें कोई लोच नहीं है। तो कीमत पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, लेकिन मांग तो आपकी इतनी है। तो ये किसका चित्र हो गया, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः लोचदार का मतलब है कि ये जो मांग है इसमें कई परिवर्तन हो सकते हैं। पहले मांग इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। तो इसमें क्या है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग जो है उसमें अनंत परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार। इकाई लोचदार, इकाई का मतलब क्या होता है, बराबर। यानी कीमत और मांग में जब बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग। फिर है आपका सापेक्षता लोचदार, मतलब मांग में लोच अधिक है, यानी कीमत में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ जबकि मांग में अधिक परिवर्तन हुआ। कीमत में कम परिवर्तन हुआ, मांग में अधिक परिवर्तन हुआ। सापेक्षता बेलोचदार का मतलब है कम बेलोच, मतलब लोच क्या है, कम है। बेलोचदार मतलब कम लोच होना, यानी कीमत में तो इतना परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में केवल इतना सा ही परिवर्तन हुआ। कीमत में इतना परिवर्तन हुआ, मांग में इतना सा ही। तो एक ही आप चित्र, केवल इस चित्र से ही आपके सारे चित्र बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। थैंक यू।